Everyone can see this screen, right? Yes, sir. Okay. देखिए, मैं यहाँ पर एक क्लास बनाया जिसका नाम मैंने रखा हुआ है पब्लिक क्लास। ओके, अब मैंने क्या बोला था, इस क्लास के अंदर आपको कुछ प्राइवेट डेटा है, जैसे कि प्राइवेट इंट num1 num2, ये दो मेरे क्लास के प्राइवेट डेटा हो गए। प्राइवेट डेटा हो गया मतलब क्या कि ये दोनों डेटा अभी क्लास के बाहर विजिबल नहीं रहने वाले हैं। ओके, अब इनको रीड करना है अगर, तो इसी क्लास में मैं दो एक फंक्शन बना रहा हूं जिसका नाम रीड है। याद है, रीड के अंदर हम लोग स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना के फिर दोनों को रीड कर सकते हैं, नंबर num2। सिस्टम डॉट एंड देन एस आउट enter two numbers, num1 equals to scanner dot next int and num2 equals to scanner dot next int। ऐसे हम लोग दोनों नंबर्स रीड कर लेते थे। ओके, फिर मैंने बोला था एक फंक्शन बनाइए जिसका नाम क्या रहेगा, ऐड। ऐड का काम क्या रहेगा, दोनों नंबर्स को ऐड करके प्रिंट करना। ठीक है, अब देखिए इस प्रोग्राम में अपने को एडिशन स्टोर करने के लिए एक तीसरा वेरिएबल भी लग सकता है। अब बहुत लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो कि वो तीसरा वेरिएबल बनाए कहाँ पे। वो तीसरा वेरिएबल यहाँ पे बना सकते हैं, एक ऐड के लिए ए, एक सब्ट्रैक्ट के लिए एस, ऐसा कुछ तो भी। ठीक है, बट प्लीज रिमेम्बर, अगर आप लोग क्लास के अंदर कोई वेरिएबल बना रहे हो, अगर आप लोग क्लास के अंदर कोई वेरिएबल बना रहे हो, इट बिकम्स द क्लास मेंबर्स। वो क्लास का मेंबर बन जाता है, वो क्लास वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि जो मैं क्लास में जो वेरिएबल बना रहा हूं वो क्लास के सारे फंक्शंस को विजिबल रहेंगे। इनको हम लोग क्लास वेरिएबल बोलते हैं। those variables will be visible to all the methods in the class, right? तो ना ये वेरिएबल थोड़े सोच समझ के बनाना। आप क्लास में वही वेरिएबल बनाइए जो आपको लग रहा है कि क्लास के सारे फंक्शंस को विजिबल होने चाहिए। अब मुझे बताइए ए और एस जो है, ए जैसे कि ए हो गया अपना, इसका काम सिर्फ कौन से फंक्शन को रहेगा, एडिशन एडिशन को रहेगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे इसको क्लास में नहीं बनाते हुए हम लोग लोकली उस फंक्शन के अंदर भी बना सकते हैं। ये तुम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। वेरिएबल जो है अगर उसी फंक्शन के अंदर उसका नीड है और कहीं नीड नहीं है, तो बेटर है कि उसी फंक्शन के अंदर बनाओ, उसका काम उसी फंक्शन तक है। ठीक है, इससे मेमोरी भी बचेगा आपका। n1 num1 प्लस num2, मैंने ऐड कर दिया num1 num2 को। ऐड को रीड को num1 num2 विजिबल रहेंगे बिकॉज दे आर क्लास मेंबर्स। ये दोनों वेरिएबल इन सारे फंक्शंस के लिए ग्लोबल वेरिएबल जैसा काम करते हैं। लेकिन मतलब ग्लोबल मतलब ये सारे फंक्शंस को दिखते हैं। लेकिन अगर मैंने किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बना दिया, तो ये वेरिएबल जैसे ए, ये सिर्फ इसी फंक्शन को विजिबल रहेगा। ये ए वेरिएबल इस फंक्शन के बाहर कोई और यूज नहीं कर सकता। और मेरा जरूरत भी मेरा ए का इसी फंक्शन तक ही है, सिर्फ एडिशन स्टोर करके प्रिंट करने का। ठीक है, सिमिलरली मैंने एक और फंक्शन बनाने के लिए बोला था जिसका नाम क्या था, सब्ट्रैक्ट, जिसके अंदर हम लोग सब्ट्रैक्शन स्टोर करेंगे, num1 प्लस num2 एस आउट, सब्ट्रैक्शन इज एस, दैट्स इट। ओके, ये हमारा कोड है। अब बस बचा क्या है हम लोग को, इस फंक्शन को, इन तीनों फंक्शंस को बाहर से कॉल करने का। सो हमने डिसाइड किया कि हम लोग मेन हमेशा सेपरेट क्लास में बनाएंगे। इसी पैकेज में आई एम क्रिएटिंग अ न्यू क्लास कॉल्ड एज प्रोग्राम क्लास, जिसके अंदर मेरा मेन मेथड रहेगा। ओके, और मेन मेथड में से मुझे उस कैलसी के सारे फंक्शंस को सॉरी, और मुझे मेन मेथड से यहां से इस कैलसी क्लास के दूसरे मेथड्स को इन्वोक करना है। ओके, ठीक है, यही अपना काम था। ऑब्वियसली अगर इन्वोक करना है तो मैं कैलसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कैलसी कैलसी इक्वल्स टू न्यू कैलसी, बन गया ऑब्जेक्ट। नाउ ऑब्जेक्ट डॉट, सबसे पहले कौन कॉल होगा, रीड। अच्छा मुझे बताओ, अगर रीड को कॉल करने से पहले हमने ऐड को कॉल कर दिया, अभी आंसर क्या आएगा,
0. ओके, क्योंकि नंबर num2 में डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी 0, इसलिए 0. देखो जब मैंने पहली बार ऐड को कॉल किया, तो जब ऐड को कॉल किया तो नंबर num2 में वैल्यू रीड हुई है क्या अभी तक? नहीं ना, अपने को बस No. देखना है कि अब आंसर क्या आएगा। एडिशन इज 0, गुड, 0. बिकॉज नंबर num2 में कोई वैल्यू अभी तक रीड नहीं हुई है। डॉट रीड ऐड एंड देन डॉट सब्ट्रैक्ट। ओके, सो दिस वाज आवर कोड। सब लोगों ने ऐसा ही कोड किया। सर माइनस चाहिए होता, माइनस चाहिए था उधर सब्ट्रैक्शन में। हाँ ठीक है, सब लोग ने ऐसे ही कोड किया। यस सर। ओके, अब देखो जैसे ये ऐड फंक्शन है, यहाँ पर एडिशन स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है a, राइट। बट मैं ये वेरिएबल a के बिना यूज करे भी हम लोग इसको कर सकते थे। जैसे इन्हीं दो स्टेटमेंट को मैं कमेंट कर रहा हूं, और कैन आई राइट अ स्टेटमेंट लाइक दिस, एस आउट एडिशन इज num1 प्लस num2। मेरे को अभी तीसरे वेरिएबल ऐड a को बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। राइट? डायरेक्टली यहीं पे एडिशन कर दूंगा तो मेरा एक वेरिएबल बचेगा। अगर मेरा एक वेरिएबल बचेगा मतलब मेरे 4 बाइट बचेंगे प्रोग्राम में, और ऐसे ही मैंने 2 और वेरिएबल बचा लिए तो टोटल 8 बाइट की मेमोरी बच जाएगी मेरी। ओके, दैट्स इट। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, बट जब कोई ऑपरेशन करे तो मेक श्योर कि आप प्रिंटलन में वो ब्रैकेट के अंदर करो, अदरवाइज ये कॉन्कैट हो जाएगा। नहीं, अदरवाइज ये कॉन्कैट हो जाएगा। ओके, ठीक है, सो दिस विल आल्सो वर्क। ठीक है, देखो अब ये तो है हमारा कल का टास्क था। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा इसमें अलग बताना है। जैसे देखिए कैसा हो रहा है, ये हमारा क्लास है जिसके अंदर नंबर num2 ये प्राइवेट डेटा है, और रीड एक ऐसा फंक्शन है जो कि इन दोनों प्राइवेट डेटा को अपने अंदर रीड कर रहा है। जब हम लोग मेथड्स पढ़ रहे थे तो हमने मेथड्स के कुछ केसेस देखे थे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मेथड्स को दूसरे फंक्शन से वैल्यू, दूसरे मेथड से वैल्यू भेज सकते हैं। मतलब दो मेथड्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं ना। एक मेथड रीड करता है, वो रीड करके दूसरे मेथड को वैल्यू पास कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर पास हो रहे हैं या आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं। फिर वो मेथड वापस वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है। ठीक है, देखो जरूरी नहीं है कि एक मेथड जो है वो डेटा पूरा रीड करे या पूरा कैलकुलेशन करके प्रिंट करे। हो सकता है कि एक मेथड रीड कर रहा हो, दूसरे मेथड को भेज रहा हो। अपने को यहाँ पर यही करना है। हमने इससे पहले जो देखा था, जब हम लोग ने एक ही क्लास में मल्टीपल मेथड्स बना के कम्युनिकेशन किया था। हमने एक ही क्लास के अंदर दो मेथड्स बनाए थे, एक रीड करता था, दूसरा कुछ एडिशन करता था। ठीक है, अपने को बस यही करना है यहाँ पर, बट इस बार हम लोग डिफरेंट क्लासेस में करने वाले हैं। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे ये रीड फंक्शन है, ये दोनों डेटा रीड कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा डेटा अभी मेन में रीड हो। मतलब ये जो स्टेटमेंट रहेगा, मेन में मैंने दो वेरिएबल बनाए n1 और n2। मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया और स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना के num1 num2 रीड कर लिया। मतलब इस बार डेटा कहाँ पे रीड हो रहा है, इस बार डेटा हमारे मेन में रीड हो रहा है जो कि दूसरे क्लास में रखा हुआ है। ओके, अब मुझे करना क्या है, मुझे मेन से ये दोनों डेटा उठा के यहां से पास करने इस रीड मेथड को। मतलब एक क्लास में डेटा है मेथड के अंदर, वो उठा के मेरे को दूसरे क्लास के मेथड को पास करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरे को अगर इस रीड मेथड को पास करना है वैल्यू, तो मुझे कैल्सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैल्सी इक्वल्स टू न्यू कैल्सी, ये मैंने कैल्सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं इस कैल्सी के ऑब्जेक्ट से रीड मेथड को कॉल कर रहा हूँ, और कॉल करते समय मैंने मेन में जो n1 n2 रीड किया है,
ये रीड करके मैं रीड फंक्शन को भेज रहा हूँ, कॉल करके मैं रीड फंक्शन को यहाँ से पास कर रहा हूँ, राइट। अब ऑब्वियसली ये दोनों डेटा यहाँ मेन से एक क्लास से दूसरे क्लास के मेथड में जा रहे हैं, ऑब्वियसली रीड को यहाँ पे कैच करना पड़ेगा, तो वैसे तो वेरिएबल बना के कैच कर लेगा, ठीक है। इतना सबको समझ में आया, Yes, sir. राइट। Yes, sir. तो मैं वेरिएबल रीड किए और दोनों वेरिएबल रीड करके मेन ने वही दो वेरिएबल कैलसी क्लास के रीड मेथड को भेज दिए, यहाँ पे n1 n2 आ गए। अब यही n1 n2 जाके प्राइवेट डेटा में कॉपी हो जाएंगे, ठीक है, समझा। पहले केस में रीड खुद अपने अंदर num1 num2 को रीड कर रहा था, इस बार ही दूसरे मेथड से वैल्यू जा रही है, वो फंक्शन पकड़ता है और अपने प्राइवेट डेटा में सेट कर देता है, ठीक है। और ऐसे मेथड्स का नाम हम लोग फिर रीड नहीं रखते, ऐसे मेथड्स का नाम हम लोग सेटर्स या सेट रखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, सेट, ठीक है, क्योंकि अभी रीड नहीं कर रहा है, इसको वैल्यू आ रही है और ये प्राइवेट डेटा में जाके सेट कर रहा है, ऐसे मेथड्स का नाम हम लोग सेट रखते हैं। सबको समझ में आ रहा है? देखो हमारा प्रोग्राम वही है, ये प्रोग्राम रीड हो रहा है, फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही हो रहा है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, जो आंसर पहले आ रहा था वही आंसर आएगा, बट सिनारियो थोड़ा सा केस बदल गया कि फंक्शन खुद अपने अंदर डेटा नहीं रीड कर रहा है, कोई बाहर से रीड करके क्लास फंक्शन को देता है और फंक्शन फिर अपने प्राइवेट डेटा में वो डेटा सेट कर देता है। यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ओके। अभी इसमें इसी में कोड में अभी हम लोग को हमने क्या किया, मेन से हमने यहाँ से दो वैल्यू उठा के क्लास के अंदर वाले फंक्शन को भेजा। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक क्लास अपने अंदर का डेटा रिटर्न कर रहा हो वापस मेन को, जैसे हमारे केस में ये ऐड जो है ये एडिशन करके प्रिंट कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि एडिशन फंक्शन या एडिशन मेथड जो भी एडिशन हो रहा है वो रिजल्ट वापस मेन को रिटर्न करे, हमको अभी बस ऐड से वैल्यू रिटर्न करके मेन को देनी है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्स्ट्रा ए करके, मैं इस ए के अंदर नंबर नंबर को ऐड कर, बट अभी ये ए मेरे को यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है, ये जो ए में आंसर है वो मेरे को वापस मेन को रिटर्न करना है, तो व्हाट शुड आई राइट, रिटर्न ए। अवॉइड की जगह रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, Int. Int. Integer. and because this method is written, okay, सेम मैं ऐसा सब्ट्रैक्ट में भी कर सकता हूँ, int s num1 minus num2, ओके, s is equals to सॉरी रिटर्न s एंड रिटर्न टाइप भी स्पेसिफाई कर देता हूँ अभी, int, दैट्स इट, सबको समझा, ठीक है। अब ये मेथड एडिशन प्रिंट नहीं कर रहा है, ये मेथड एडिशन का रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, राइट। ऐसे मेथड्स को हम लोग गेटर्स बोलते हैं, गेटर्स, और ऐसे मेथड का नाम हम लोग ऐसा कुछ रखेंगे, गेट ऐड, ठीक है। ये थोड़े चीजें याद रखना ना, सेटर है मतलब कि उसको वैल्यू आने वाली है और वो जाके सेट करने वाला, गेटर गेट लिखा है मतलब समझ जाना वो फंक्शन कुछ ना कुछ बाहर रिटर्न करने वाला, राइट। इसका नाम मैं रख दूंगा गेट। अब देखो नाम मैं कैसे रख रहा हूँ, मैं पहला लेटर स्मॉल रख रहा हूँ, बाकी के वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रख रहा हूँ, ये सिंटैक्स सबको पता है ना, सॉरी ये कन्वेंशन सबको पता है ना, Yes, sir. Yes. ठीक है। अगर आप लोग ऐसा नहीं लिखोगे तो एरर नहीं आने वाला है, बट इट इज वेरी गुड हैबिट कि हम लोग ऐसे ही लिखे मेथड्स के नाम, पहला लेटर स्मॉल बाकी के सारे कैपिटल अगले वर्ड से, क्योंकि जावा ने ऐसे ही लिखे हुए, ओके। अब मेरे को बस इन दोनों मेथड्स गेट ऐड और गेट सबट्रैक्ट को कॉल करना, ये हो गया मेरा गेट ऐड, हो गया मेरा गेट सबट्रैक्ट, ठीक है, मेरा कोड हो गया। बट इसमें एक चीज अभी भी बाकी है, वो ये है कि गेट ऐड और गेट सबट्रैक्ट जो भी वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं वो रिटर्न करके मैंने यहाँ पे कैच नहीं किया उन वैल्यूज को, सो मुझे ऐसा कुछ तो भी लिखना पड़ेगा, प्लीज मेरे को बताइए ये दोनों लाइन सबको समझिएगी, Yes.
ओके, गेट ऐड को कॉल किया, गेट ऐड ने जो भी रिटर्न किया वो रिटर्न होके वापस मेन में आया, मेन में पकड़ लिया, और अगले लाइन पर आई कैन प्रिंट एडिशन इज प्लस ए, साउंड सब्ट्रैक्शन इज प्लस एस, दैट्स इट। ठीक है, अब ये दो क्लासेस के बीच में मैं कम्युनिकेशन करवा रहा हूँ। एक क्लास का मेथड वैल्यू रीड करके इसको भेजता है, दूसरा क्लास उसको पकड़ता है और आंसर वापस इस क्लास को रिटर्न करता है। टू नंबर्स आया, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन। ओके, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं कोड को। जैसे देखो, मैं ये जो लाइंस है यहाँ पे कॉल करके मैं कैच कर रहा हूँ, कॉल करके जो मैं कैच कर रहा हूँ फिर प्रिंट कर रहा हूँ, इनको मैं एक साथ कंबाइन करता हूँ। सी, मैं इस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कमेंट हो गया। तो प्लीज बताना है समझा क्या? मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Yes, sir. Yes, sir. बराबर है। मैंने प्रिंट एलन के अंदर से ही फंक्शन को कॉल कर दिया, गेट ऐड को। अब गेट ऐड उधर से जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो रिटर्न होकर डायरेक्टली यहाँ पर आएगी और यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगी। पहले मैं क्या कर रहा था, कॉल कर रहा था, जो वैल्यू आती थी उसको कैच करता था, फिर वो वैल्यू को प्रिंट करता था। इस बार मैंने प्रिंट एलन के अंदर से गेट ऐड को कॉल कर दिया, तो वो जो भी रिटर्न करेगा वो डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है इतना? Yes, sir. सेकेंडली, हम लोग यहाँ पे भी एक वेरिएबल बचा सकते हैं अपना। जैसे ये स्टेटमेंट है मेरा, कैलकुलेट करके मैं रिटर्न कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस टू डिफरेंट लाइंस आई कैन डायरेक्टली राइट रिटर्न num1 plus num2, दैट्स इट। मेरे को एक ही लाइन में पूरा कोड हो जाता है। यहाँ पे भी ये दो लाइन लिखने से बेटर है, और आपको पता है कि आपको सीधा रिटर्न ही कर देना है, सीधा लिख दो रिटर्न num1 minus num2, तो फिर एक्स्ट्रा वेरिएबल का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सबको समझा? ट्राई करो ऐसा कुछ कोड करने का। Yes, sir. ओके, सबको समझ में आया ये पास और रिटर्न? यस सर। ओके, थोड़ा सा इसकी अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि नेक्स्ट अपना जो अगला टॉपिक रहेगा कंस्ट्रक्टर, उसके टाइप्स, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, वो हम लोग को समझ में आ जाए। सो मैं दो कोड दे रहा हूँ इस पे करने के लिए, सब लोग ट्राई करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Okay? ठीक है, देखिए पर्सन एक ऐसा क्लास है जिसके अंदर तीन प्राइवेट डेटा है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। एक फंक्शन रहेगा सेट, जिसको मैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम मेन से रीड करके भेजूंगा, और एक दूसरा एक फंक्शन रहेगा गेट फुल नेम। ये फंक्शन क्या करेगा, तीनों नाम को, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम को कॉन्कैट करेगा और रिटर्न करेगा वापस। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. एक और ना बना लेते हैं थर्ड प्रोग्राम, इसका नाम रहेगा क्लास, ये वाला अच्छे से करना ना, कॉल डिटेल्स। ओके, इसमें कैसा है, देयर इज अ प्राइवेट डेटा, इसका नाम रहेगा कॉल, सी डिटेल्स मतलब कॉल डिटेल्स। ओके, देयर शुड बी अ फंक्शन जिसका नाम रहेगा पब्लिक वॉइड सेट कॉल डिटेल, इसको इनपुट में लिखाएगा सी डी, मतलब कॉल डिटेल। ओके, ऑब्वियसली ये कॉल डिटेल जो भी रहेगा ये मेरे प्राइवेट डेटा सी डिटेल्स में सेट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। इतना ठीक है? अभी देखिए, ये जो कॉल डिटेल्स है ना, ध्यान से देखना ना, ये जो हमारे कॉल की डिटेल्स है ये ऐसे फॉर्मेट में रीड होगी, मतलब रन करने पे मेन में प्रोग्राम पूछेगा एंटर द कॉल डिटेल। अब जो भी कॉल डिटेल्स रहेगी वो मेरी स्ट्रिंग में रहने वाली है और वो इस फॉर्मेट में रहेगी।
1001 या 101 कोलन a 10 digit number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 सपोज ये किसी का फोन नंबर है एंड 45.45। देखो ये मैं कॉल डिटेल्स एंटर कर रहा हूँ, जो कॉल डिटेल्स एंटर होगी वो स्ट्रिंग में एंटर होगी, ठीक है, वो स्ट्रिंग में एंटर होगी। देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है। अब ये कॉल डिटेल्स का ये कैसा है, देखो फॉर्मेट कैसा है। जो पहला कोलन है, पहले कोलन के पहले यानी जो 101 है, ये हमारे कॉल डिटेल का आईडी रहता है। आईडी आईडी कोलन कोलन के बाद वो मोबाइल नंबर रहता है जिससे कॉल गया है, और उसके बाद आखिरी में जो कोलन है वो बताता है कि उस कॉल का ड्यूरेशन कितना मिनट कितना सेकंड का था। सबको समझ में आ रहा है? इस कॉल डिटेल में जो पहला है नंबर दैट इज द कॉल आईडी, सेकेंड इज द मोबाइल नंबर एंड थर्ड इज द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल। क्लियर? यस सर। राइट। फिर आप लोगों को ऐसे 3 फंक्शंस बनाने हैं, पब्लिक, इंट, गेट कॉल आईडी। ध्यान से देखो, हाँ, इंट है उसका रिटर्न टाइप, जो कॉल आईडी है वो स्ट्रिंग में है। मतलब ये पूरे कॉल आईडी में से आपको आईडी बाहर निकालनी है, आईडी स्प्लिट करके आईडी को इंटीजर में कन्वर्ट करना और रिटर्न करना है आपको, ठीक है। पब्लिक long will take a 10 digit number, okay, long get मोबाइल नंबर गेट नंबर। उस कॉल आईडी में से, उस कॉल डिटेल में से आपको बीच वाला डिजिट निकालना है जो कि रहेगा नंबर। आपको नंबर उतना पार्ट निकाल के रिटर्न करना है। एंड फाइनली पब्लिक फ्लोट गेट ड्यूरेशन। ओके, सबको समझ में आया क्या करना है? Yes, sir. ठीक है, सैंपल आउटपुट बता देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं रन करूंगा तो प्रोग्राम मुझे पूछना चाहिए एंटर द कॉल डिटेल्स। ये मेरा कॉल डिटेल्स रहेगा, ऐसे ही मैं एंटर करने वाला हूँ कोलन सेपरेटेड। दिस विल बी अ स्ट्रिंग जो आपको मेन से रीड करके वो सेट कॉल डिटेल फंक्शन को भेजना है, वहां से ये इसमें सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं गेट कॉल आईडी को कॉल करूंगा तो मेरे को सिर्फ आईडी वहां से रिटर्न होके आना चाहिए। गेट नंबर को कॉल करूंगा तो सिर्फ मोबाइल नंबर वाला पार्ट रिटर्न होके आना चाहिए, राइट। तो मेरा आउटपुट ऐसा आएगा, आईडी 101, मोबाइल नंबर is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 and duration is 45.55. That's it. Clear है everyone? यस सर। ओके, ये आप लोग का टास्क है और